अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आपको याद होगा इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर मैं अकेला भी रह गया तो मैं लड़ूंगा, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। इस लड़ाई में अगर मैं अकेला बच गया तो फिर भी मैं मुकाबला करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये इमरान खान ने क्यों कहा था? आप गौर कीजिए, पाकिस्तान में बहुत सारे सियासतदान गुजरे हैं। ये बात कभी आपने बेनजीर भुट्टो के मुंह से नहीं सुनी, जरदारी के मुंह से नहीं सुनी, नवाज शरीफ के मुंह से नहीं सुनी, क्योंकि उन सबकी लड़ाई सियासी थी। वो सारे ये जानते थे कि पब्लिक उनके साथ होगी तो वो लड़ाई लड़ेंगे। इमरान खान की जो लड़ाई है वो एक बड़े मकसद के लिए है और इमरान खान ने ये पहले कहा था कि मैं अकेला भी रह गया तो मैं लड़ूंगा और वो साबित कर रहा है। अब अमली तौर पे अगर मैदान में कोई आदमी बचा है जो डट कर सामना कर रहा है तो वो इमरान खान है। बाकी लोग आवाज उठाते हैं, जोर लगाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई और रास्ता बचा नहीं इमरान खान के पास कि वो इस रजीम के खिलाफ लड़े या इसके साथ डील करे। अब दो ही चीजें रह गई है ना, इमरान खान के बाहर आने का कोई तीसरा रास्ता तो है नहीं। या तो डील की जाए इसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ या फिर इमरान खान साहब इस एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दें और डटे रहे, खड़े रहे इस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। फिलहाल कोई काबिल जिक्र जिद्दोजहद अभी बाकी नहीं है और इमरान खान के नाम के ऊपर सिर्फ जलसे जुलूस हो रहे हैं। जो इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था वो अभी तक शुरू नहीं हुई। सुहेल अफरीदी भी अब उसी तरह की तनकीद की जद में आ गए हैं जैसी तनकीद अली अमीन गंडापुर पे शुरू हुई थी गुज़िश्ता साल। बस उसी तरह के हालात अब सुहेल अफरीदी के भी होते चले जा रहे हैं और वो बहुत तेजी से उस तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट में इमरान खान साहब ने जो हुक्म दिया था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और वो कोई भी तहरीक शुरू करने में कामयाब नहीं हुए। और उनके पास सबसे आसान तरीका यह है कि वो कह देते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से जाकर मिलो, उनसे पूछो क्या करना है, हम तो जनाब उनके इशारे का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं एक हकीकत आपके सामने रखता हूं कि अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान आज भी कहे ना कि सुहेल अफरीदी 10 लाख आदमी लेकर आप इस्लामाबाद पहुंचे तो मुझे नहीं लगता कि वो 50-60 हजार आदमी से ज्यादा इकट्ठा कर पाएंगे इस वक्त भी। उसकी वजह यह है कि वो मोमेंटम जो गलियों में बनना था, चौक चौराहों में बनना था, वो मोमेंटम खैबर पख्तूनख्वा की लेवल तक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बना पाई। हाँ, जलसे हैं, तहरीक इंसाफ सबसे बड़े जलसे कर सकती है, माजी में भी करती रही है, इमरान खान के नाम पे लोग निकलते हैं, लेकिन जिस स्ट्रीट मूवमेंट का इमरान खान ने कहा था वो नहीं है ना। देखिए, इसीलिए अब मुराद सईद जैसा आदमी जिसने काफी अपने आप को होल्ड करके रखा वो बोलने पर मजबूर हो गया। मुराद सईद ने साफ बताना शुरू कर दिया और कर्नल वाला जो वाकया मुराद सईद ने बताया कि कर्नल को जाकर कहते हैं कि इमरान खान ने तो बाहर आना नहीं, मुराद सईद तो पागल है, ये तो जिस दिन आएगा मारा जाएगा। ये मुराद सईद का एक बहुत करीबी आदमी है जिसने जाकर ये कर्नल से बात की। तो ये जो सुहेल अफरीदी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो अब वैसी नहीं है जिस मिशन के साथ उसको बनाया गया था, या कम से कम इस वक्त वो नहीं कर रही जो उनसे तवक्को की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या इमरान खान की जानिब से। लेकिन फिर भी क्योंकि ये हुकूमत इमरान खान ने बनाई है, इस हुकूमत को चलना भी है और इस हुकूमत के साथ गुजारा भी करना पड़ेगा, तो अभी तो हालात इसी तरह रहेंगे। इमरान खान साहब को अगर कोई अदालतों से रिलीफ की तवक्को थी तो याद रखिएगा कि वो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद खत्म हो गई। मैंने कई मरतबा आपको ये कहा था 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से पहले कि जिस दिन अदालतों में ये केस जाएगा उस दिन ये रद्दी की टोकरी में जाएगा, चाहे वो अलकादर वाला हो, चाहे वो तोशा खाना वाला हो, चाहे वो इद्दत वाला हो। इद्दत वाला तो गया ना, रद्दी की टोकरी में गया, साइफर वाला भी गया, रद्दी की टोकरी में गया। लेकिन ये बड़े बड़े मुकदमात जो खत्म हुए रद्दी की टोकरी में गए, ये 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से पहले गए। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया के साथ कर दिया गया, यानी 6 ऐसे जजेस थे जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एजेंसियां हमें तंग कर रही हैं, हरासा कर रही हैं। 3 को जबरदस्ती ट्रांसफर कर दिया, 1 को नौकरी से निकाल दिया, 1 पे रेफरेंस है और 1 ने माफी तलाफी कर ली। ये तो इन्होंने निशाने इबरत बना लिया, जजों से बदला ले लिया और पूरे निजाम को पैगाम दे दिया कि हमारे खिलाफ जो भी जाएगा उसके साथ हम यही करेंगे। और ये सिलसिला रुक नहीं रहा। इमरान खान इस अदलिया के जरिए कभी बाहर नहीं आ सकता जब तक के एस्टेब्लिशमेंट को दीवार के साथ नहीं लगाया जाएगा। अगर एस्टेब्लिशमेंट पीछे हटेगी तो इमरान खान की रिहाई होगी। दो ही सूरतें, या तो एस्टेब्लिशमेंट को दीवार के साथ लगाना पड़ेगा, उन्हें मजबूर करना पड़ेगा कि वो पीछे हट जाए, उन पे दबाव डालना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के मुतालबात मानकर इक्तदार ले लिया जाए और इज्जत हमेशा के लिए गवा ली जाए। दूसरा आसान रास्ता यह है। नादरीन, इमरान खान साहब ने जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था तो तब एक और बात भी कही थी और आज वो बात सच साबित हो रही है। इमरान खान ने जब शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुसल्लत किया गया ना, तो इमरान खान ने तारीखी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अब इस मुसल्लत शुदा निजाम को हजम करने के लिए हर इदारे को तबाह किया जाएगा, क्योंकि अवाम इसे कबूल नहीं करेगी, और फिर इदारों को तबाह करके ये हर चीज को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाएंगे। अब नतीजा आपके सामने। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इदारा माना जाता था पाकिस्तान की मिलिट्री, उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया गया। जिस तरीके से आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का तरीकाकार बदल दिया गया, जिस तरीके से उन्हें ताहयात इस्तिस्ना दे दिया गया, जिस तरीके से उसको सियासत के अंदर इन्वॉल्व कर दिया गया,
اور اب تو بڑے فخر سے سینہ ٹھوک کر کہا جاتا ہے کہ ہائیبریڈ نظام چل رہا ہے، جرنیل اور سیاستدان مل کر ملک کو چلا رہے ہیں۔ عمران خان نے جو کہا تھا وہ ہم نے ہوتا ہوا دیکھا، عدلیہ کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، بیوروکریسی کے ساتھ، تو تمام جگہ پہ ہم نے وہ تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ پی آئی اے جیسا ادارہ جو ہے انہوں نے اونے پونے بیچ دیا، تو کیونکہ یہ تبدیلی بڑی خوفناک تھی، اس رجیم کو مسلط کیا گیا تھا، اور کیونکہ یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کسی کو، تو اسے ہضم کرنے کے لیے عمران خان نے جو کہا وہ ہم نے اب ہوتا ہوا دیکھا۔ دیکھیں یہ عوام سے بدلہ بھی لیتے ہیں، عوام کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر انجوائے بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ خبر آپ دیکھیے کہ بجلی کی قیمت میں اس حکومت نے کمی کی ہے اور ایک عجیب و غریب قسم کا ریلیف عوام کو دیا، 1 پیسہ فی یونٹ۔ یعنی اگر آپ بہت امیر آدمی ہیں اور بہت تگڑے آدمی ہیں، آپ 1000 یونٹ جلا سکتے ہیں تو آپ کو 10 روپے بچ جائیں گے۔ میں ویسے ہی آپ کو مثال دے رہا ہوں، کیلکولیشن میں آپ کو 1 پیسے کی ویلیو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ 200 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں جو نارملی صارفین کی بہت بڑی تعداد کرتی ہے، تو آپ کے بجلی کے بل کے اندر جو بچت ہوگی وہ 2 روپے کی ہوگی۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ انہوں نے کئی گنا بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، اور جب عوام کو ریلیف دینے کا وقت آیا تو 1 پیسے کا ریلیف انہوں نے عوام کو دیا۔ یہ عوام کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے بدلہ لے رہے ہیں اس بات کا کہ عوام نے انہیں ووٹ کیوں نہیں دیے، اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ عوام سے بدلہ لیتے ہیں۔ مریم نواز نے کل ایک دعویٰ کیا، بہت عجیب و غریب قسم کا دعویٰ کر دیا، جی میں تنخواہ نہیں لیتی۔ تو مریم نواز تنخواہ تو نہیں لیتی، لیکن فارم 47 لے لیتی، جعلی حکومت لے لیتی ہے، مہر شرافت سے الیکشن ہار کے سیٹ لے لیتی ہے، عیاشی والا لگژری جہاز اربوں روپے کا وہ لے لیتی ہے۔ مریم نواز ہر دن کروڑوں روپے کا پروٹوکول لے لیتی ہے، غریبوں اور مسکینوں کی بددعائیں لے لیتی ہے، سرکاری خرچ پر بیرون ملک جاتے ہوئے اپنی فیملی، بیٹی، داماد، بیٹی کی سہیلی اور نوکرانیاں اور میک اپ والیوں کو بھی ساتھ لے لیتی ہے، بس تنخواہ نہیں لیتی۔ اپنی کابینہ اور بیوروکریٹس کے لیے نئی اور لگژری گاڑیاں لے لیتی ہے، بس تنخواہ نہیں لیتی۔ سرکاری فنڈ سے اپنی اور اپنے والد کی ذاتی تشہیر کے لیے اربوں روپے کے فنڈ لے لیتی ہے، مگر تنخواہ نہیں لیتی۔ یہ قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں، بھئی یہ جعلی ہے حکومت، میرٹ کی تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے۔ میں میرٹ پہ یقین رکھتی ہوں، اگر میرٹ پہ یقین رکھتی تو آج مہر شرافت ایم پی اے ہوتا، اگر میرٹ پہ یقین رکھتی تو آج پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتا۔ میرٹ کی دھجیاں تو اس باپ بیٹی نے مل کر خود اڑائی ہیں، اور ان کے چچا نے 17 سیٹوں کے اوپر انہوں نے پاکستان میں حکومت بنائی، اور تھوڑی سی سیٹیں آپ بڑھا لیں تو اس کے ساتھ انہوں نے پنجاب میں حکومت بنائی۔ ان کو بڑی خوفناک شکست ہوئی تھی پنجاب کے اندر، اس کے باوجود زبردستی انہوں نے میرٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حکومت بنا لی۔ ناظرین، ٹرمپ نے کل پروجیکٹ فریڈم کے خاتمے کا اعلان کیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور پاکستان نے درخواست کی ہے کئی اور ملکوں کے ساتھ مل کر، اور ہمارا اور ایران کا کوئی معاہدہ ہونے والا ہے، لہٰذا میں پروجیکٹ فریڈم کو اس وقت روک رہا ہوں۔ تو شہباز شریف صاحب تعریف کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے، یعنی شہباز شریف صاحب کوئی موقع ضائع نہیں کرتے کہ جہاں پہ انہیں تعریف کرنے کا موقع ملے اور وہ ایک لمحہ بھی تاخیر کرے۔ سلوٹ ٹھوکنے کا، خوشامد کرنے کا، جوتے پالش کرنے کا شہباز شریف کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ انہوں نے فوری طور پہ جو ہے وہ ٹرمپ کے لیے سٹیٹمنٹ بھجوا دیا کہ جناب بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی آپ کی، کمال کر دیا آپ نے، اور بڑا جرأت مندانہ فیصلہ ہے آپ کا کہ آپ نے یہ جو آپ کا پروجیکٹ فریڈم ہے اس کو روک دیا ہماری درخواست کے اوپر، اور پھر آگے امن کی امید کر دی۔ پھر فیلڈ مارشل کی تعریفیں بھی بیچ میں کر دی کہ جناب فیلڈ مارشل نے فری کین کو بٹھایا ٹیبل کے اوپر، یہ ان کی بڑی کامیابی ہے۔ اور بھی امریکہ کو فیس سیونگ ہی نہیں مل رہی، کوئی دنیا میں اس کو اور فیس سیونگ دینے کو تیار نہیں ہے، تو آپ کی کمیٹی نکل آئی ہے کہ آپ ایران کے ساتھ آپ کا ایک ملک ہے اور ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات ہمیشہ سے بہتر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اب آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے شکریہ کا سلوٹ ٹھوک دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نیا سٹیٹمنٹ دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ یہ دیا کہ ایران نے معاہدہ قبول نہیں کیا تو پہلے سے زیادہ شدید بمباری کریں گے۔ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے امریکہ کے مجوزہ معاہدے کو قبول نہ کیا تو پہلے سے زیادہ تباہ کن بمباری کی جائے گی۔ سوشل میڈیا نیٹ ورک کے اوپر انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ فرض کریں کہ ایران معاہدے پر عمل کرنے پر رضامند ہو گیا تو امریکی آپریشن کا خاتمہ ہو جائے گا اور آبنائے ہرمز سمیت تمام سب کے لیے وہ کھل جائے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے ایران کو دھمکاتے ہوئے لکھا کہ اگر ایران راضی نہ ہوا تو بمباری شروع ہو جائے گی، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کی سطح اور شدت پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگی۔ یہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ایک سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کا بھی ہے، یہ سٹیٹمنٹ آپ کو ضرور سننا چاہیے، اس میں بہت ساری خبریں ہیں اور اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ جنگ جیتا کون اور ہارا کون۔ امریکی وزیر جنگ نے کہا کہ ہم ایران کی زمین پہ بھی نہیں جائیں گے، ایرانی فضاؤں میں بھی نہیں جائیں گے۔ آپریشن پروجیکٹ فریڈم صرف ہرمز کو کھولنے کے لیے ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے ہرمز کھل جائے، صرف اس لیے ہم نے یہ آپریشن کیا ہے۔ امریکی فوج چاہتی ہے کہ ہرمز پر ایران کا غیر قانونی قبضہ ختم کرایا جائے۔ یہ امریکی فوج کا اس وقت کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کے اوپر جو ایران کا ایک کنٹرول ہے وہ کنٹرول ان سے لے لیا جائے اور ختم کیا جائے۔
तजारती जहाजों को ईरानी जारहियत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते। अब ये वो अमेरिका है जो थोड़ा अर्सा पहले कुछ और कहता था, किसी और तरीके से कहता था। ये वही वजीर दिफा है अमेरिका का जिसकी जबान से बहुत बड़े बड़े दावे निकलते थे। अब वो कहते हैं हम ईरान के साथ जंग करना ही नहीं चाहते, हम सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाना चाहते थे। तो भाई आबनाए हुर्मुज़ तो हमेशा से खुली हुई थी, वो तो आज तक बंद ही नहीं हुई थी, वो तो कभी एक लम्हे के लिए भी बंद नहीं हुई थी। ये तो पहले अमेरिका ने एक जंग लड़के बिला वजह आबनाए हुर्मुज़ को बंद करवा दिया, और उस वक्त जो जंग लड़ने के मकासद थे उनमें क्या था, एक ईरान में रजीम चेंज करना, वो नहीं हो पाया। दूसरा ईरान से यूरेनियम उठाकर ले जाना, वो भी नहीं हो पाया। तीसरा ईरान की मिसाइलों की और ड्रोन्स की पूरी ताकत को कुचल देना, वो भी नहीं हो पाया। रजा पहलवी को ईरान में पहुंचा के वहां का हुक्मरान बना देना, वो भी नहीं हो पाया। तो जितना कुछ ये चाहते थे कि ईरान के साथ किया जाए, उनमें से कोई एक चीज भी नहीं हो पाई, बल्कि ईरान पहले से ज्यादा शिद्दत से खड़ा हो गया, उसे अपनी ताकत का अंदाजा भी हो गया। उल्टा ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी। अब वो पुराने सारे मिशन छोड़ के जो आबनाए हुर्मुज़ पहले खुली हुई थी, जो अपनी बेवकूफी से एक लड़ाई करवा के इन्होंने ईरान के हाथों बंद करवा दी, अब इनका वाहिद मिशन ये रह गया कि वो खुल जाए, पहले की तरह हो जाए, कि चलो ठीक है कोई गल नहीं, वो तो मान ले, जैसे पहले था वैसे ही कर लेते हैं। तो ईरान अब उसके ऊपर भी नहीं मान रहा। इसकी ना मिसाल आप ऐसे ले लें कि जैसे एक आदमी जमीन पे कब्जा लेने के लिए गया और वहां पे लड़ाई हो गई, वो आदमी वहां से भागा और उसके जूते वहीं पे जमीन पे रह गए, और अब वो मुज़ाकरात इस बात पे कर रहा है कि यार कब्जा नहीं देंदे, ना दो यार, मेरी जूती दे वापस कर दो। ये है सूरत हाल। अगर एग्जैक्ट मैं इसका नक्शा खींचूं तो वो ये है कि इसराइल के कहने पे अमेरिका कब्जा लेने गया था, उधर अमेरिका का जूता रह गया लड़ाई में, और जूता छोड़ के ये भाग गए। अब ये मुज़ाकरात इस बात पे कर रहे हैं यार साड़ी जूती दे वापस कर दो, लड़ाई तो छोड़ो, दफा करो, कब्जा रहने दो। तो ये एक्चुअल सूरत हाल अब इस तरह की है। नाज़रीन, सेंटकॉम ने ना 3 चीजों पे ब्रीफिंग दी थी डोनाल्ड ट्रंप को, और एक खुफिया मुलाकात भी रिपोर्ट हुई है CNN के मुताबिक, जो डोनाल्ड ट्रंप की और सेंटकॉम कमांडर की हुई थी, जनरल कूपर की। उसके बाद जनरल कूपर फौरी तौर पे मिडिल ईस्ट पहुंच गए थे आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए। अब एक बात आप अपने ज़हन में रखें कि 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये था कि ताकत के बलबूते पे सारी दुनिया को साथ मिलाकर एक हल्ला मारेंगे और आबनाए हुर्मुज़ को हम खुलवा लेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात पे मुमालिक ने, उनके जहाजों ने, उन्होंने यकीन नहीं किया। उन्हें लगा कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे जहाज तबाह करवा लेंगे अपने फायदे के लिए, लिहाजा वो वहां से निकले नहीं और वो बात बनी नहीं। तो आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने वाला ऑप्शन जो एक था वो तो हो गया फेल, और ईरान ने वहां पे अपनी बालादस्ती साबित कर दी। डोनाल्ड ट्रंप प्रोजेक्ट फ्रीडम से पीछे हट गए और फेस सेविंग के लिए एक मरतबा फिर पाकिस्तान का नाम उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। दूसरा ऑप्शन था कि एक भरपूर और बहुत बड़ा हमला जिसमें बड़ी शदीद बमबारी होगी, और तीसरा ऑप्शन था कि जमीनी लड़ाई छेड़ दी जाए ईरान के साथ। अब अमेरिका क्या इन 2 बाकी बचे हुए ऑप्शंस को इस्तेमाल करेगा, यह है एक बड़ा सवाल। एक खबर यह भी है कि ईरानी वजीर खारजा पहुंचे हैं चाइना में, और वहां पे एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में सिर्फ एक मुनसिफाना और जामे मुआहदा ही काबिल कबूल है, ये ईरान ने कहा कि हम नाइंसाफी कबूल नहीं करेंगे, एक मुनसिफाना हमारा एक मुआहदा हो जो काबिल कबूल होगा। जबकि चाइना ने भी कहा कि दोबारा जंग शुरू होना हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, और ये खास तौर पर जरूरी है कि मुकालमे और मुज़ाकरात के लिए अज़म बरकरार रखा जाए, बातचीत करते रहे, किसी तरह बातचीत से ये मसला हल हो जाए। तो उम्मीद ये की जाती है कि अमेरिका ने बेशक बहुत तैयारियां की, बहुत ज्यादा हथियार पहुंचाए, बड़ा जोर लगाया, लेकिन इसके बावजूद बात बनी नहीं। उम्मीद है कि अब दोबारा जंग नहीं होगी और हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, मगर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जितनी शर्मिंदगी अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को हुई है, अब उन्हें फेस सेविंग तो चाहिए। तो क्या इतनी बड़ी फेस सेविंग उन्हें मिल जाएगी, ये सवाल अपनी जगह पे बरकरार रहेगा। नाज़रीन, इंटरनेशनल मार्केट में जैसे कोई थोड़ी सी अच्छी खबरें आई हैं तो तेल की कीमतें नीचे चली गई। अब पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को फौरी तौर पे अवाम को तेल की कीमतों के हवाले से रिलीफ देना चाहिए। देखिए ना, जो ये कीमत बढ़ाते हैं तो ये 2 घंटे में बढ़ा देते हैं, 4 घंटे में बढ़ा देते हैं, तब ये घंटों के अंदर काम डाल देते हैं। जब ये कीमतें कम करते हैं तो ये हफ्ते ले लेते हैं, बढ़ाते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, कम करते हैं तो बहुत थोड़ी कम करते हैं। अब असद उमर साहब ने इस पे एक ट्वीट किया और बात उनकी ठीक है। उन्होंने कहा जी अमेरिका की फीकस आमदनी पाकिस्तानियों से 50 गुना ज्यादा है, यानी एक अमरीकी जितने पैसे कमाता है वो पाकिस्तानी से 50 गुना ज्यादा पैसे कमाता है। यानी एक पाकिस्तानी अगर 1 रुपया कमाता है तो अमरीकी 50 रुपए कमाता है। उनकी आमदन पाकिस्तानियों से इतनी ज्यादा है। वहां ईरान जंग की वजह से पेट्रोल की कीमत पाकिस्तानी रुपए में 330 रुपए फी लीटर हो गई है। यानी अमेरिका में ये जो जंग लगी है इसकी वजह से पेट्रोल की कीमत 330 रुपए फी लीटर हुई है और पूरे मुल्क में वावेला मचा हुआ है। हालांकि वो पाकिस्तानियों से 50 गुना ज्यादा कमाते हैं। पाकिस्तानियों से 50 गुना ज्यादा कमा के वो 330 रुपए का पेट्रोल पे राजी नहीं है, वो गले पड़े हुए हुकूमत के। लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल
400 रुपए फी लीटर है और पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह सब्र और शुक्र से जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी कौम ना हुक्मरानी के लिए बेहतरीन है। अगर किसी ने हुक्मरानी करनी है ना तो पाकिस्तानियों पे आके, इसीलिए तो अंग्रेज आके यहाँ पे हुक्मरानी करके चला गया था। ये लोग सब्र शुक्र कर लेते हैं, ये लोग गुजारा कर लेते हैं, ये लोग अपने हक के लिए खड़े नहीं होते। इनकी सोच में आजादी नहीं है, और जब तक सोच के अंदर आजादी पैदा नहीं होगी, नई नस्ल बहुत मुख्तलिफ है, वो इनको बताएगी आने वाले वक्त में कि एक्चुअली आजादी किस तरह ली जाती है। लेकिन अभी इस वक्त तक तो पाकिस्तान के हालात आपके सामने, लोग बर्दाश्त कर जाते हैं, गाली देते हैं, बदतमीजी करते हैं, फिर घर चले जाते हैं, इकट्ठे नहीं हो पाते। और उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में कभी भी प्रॉपर अपोजिशन नहीं हो पाई। जब भी कोई अपोजिशन में आता है तो वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखता रहता है कि जनाब हम छोटे मोटे एहतजाज करते हैं, आप हमें हुकूमत में ले आए, बस